जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। इस वीडियो में हम 14 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, यूथ क्लाइमेट कॉन्क्लेव। तो देखिए, जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में एक यूथ कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया पटना में, और इसका टाइटल था फ्यूचर गार्जियन ऑफ बिहार यूथ क्लाइमेट कॉन्क्लेव। और ये पटना में ऑर्गेनाइज किया गया बाई सेंटर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन यानी वॉस रिसर्च और एजुकेशन एट CIMP। और इनके साथ कोलैबोरेट किया बिहार के यूनिसेफ ने। और इसकी जो थीम थी वो थी फ्यूचर गार्जियंस ऑफ बिहार। तो देखिए, इस कॉन्क्लेव में जो बिहार स्टेट की यूनिसेफ की हेड हैं मार्गरेट ग्वाड़ा, इनके द्वारा कहा गया कि ये जो है 75th एनिवर्सरी है इंडिया की और यूनिसेफ की। और कहा गया कि जो यूनिसेफ के द्वारा चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है, इसमें टोटल 163 कंट्रीज़ होती हैं और इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 26। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है वो इसमें 26 है। और इस कॉन्क्लेव में सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि हैं वंदना प्रेयसी, इनके द्वारा कहा गया कि बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके द्वारा जो ग्रीन बजट है वो जारी किया गया है। और इनके द्वारा बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके द्वारा पिछले साल लगभग 4 करोड़ जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो लगाई गई थी। और इस साल लगभग 4.5 करोड़ जो ट्रीज़ हैं वो प्लांट किए जाएंगे। इसके अलावा शहरों में हरियाली को बढ़ाने के लिए नगर वन पार्क और ग्रीन पार्क जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। अगली न्यूज़ है एडॉप्शन को लेकर के। तो देखिए, रिसेंटली बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, इनके द्वारा एक एडॉप्शन ऑर्डर इशू किया गया है। इसके पहले जो एडॉप्शन का जो ऑर्डर था वो फैमिली कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता था, लेकिन ये ऑर्डर जो है पटना के DM के द्वारा इशू किया गया है। और इसके तहत 3 बच्चों को जो है अडॉप्ट किया गया है। तो जो पहली बच्ची है वो खगोल से है और वो 15 दिन की है और इसको अडॉप्ट किया है तेलंगाना के एक कपल ने। दूसरी बच्ची सिर्फ 3 दिन की है और इसको एक बेंगलोर के कपल के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। और तीसरा जो बच्चा है वो खुर्जी हॉस्पिटल का है और इसको अडॉप्ट किया है देवरिया UP के कपल्स ने। और ये बच्चा जो है सिर्फ 1 दिन का है। तो देखिए, जो तीनों बच्चे थे, ये जो है अरुणोदय विशिष्ट एडॉप्शन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो है इनकी केयरिंग की जा रही थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंडर में आता है। और पटना के DM के द्वारा लोगों से अपील किया गया कि जो कपल्स हैं वो जो है ऑर्फन बच्चों को अडॉप्ट करें लीगल चैनल्स के थ्रू, यानी लीगल तरीके से अडॉप्शन करें, ना कि अनलीगल चैनल से। और कहा गया कि अगर लीगल चैनल से अडॉप्ट नहीं करते हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का है और जो एडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट है 2022 का, अगर इसको फॉलो करते हुए अडॉप्शन नहीं किया जाता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और इसमें 3 साल की जेल हो सकती है और लगभग 1 लाख रुपए फाइन हो सकते हैं, या दोनों जो है वो हो सकता है। अगली न्यूज़ है कि बिहार जो है वो नेशनल माइन ऑक्शन मैप में इंटर कर चुका है। तो बिहार पहली बार इंटर किया है माइन के ऑक्शन मैप में, और ये अनाउंस किया गया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा के द्वारा। देखिए, रिसेंटली 20 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया ऑन माइनिंग एंड एक्सकवेशन, और इसी में बिहार को इंक्लूड किया गया है माइन के ऑक्शन मैप में। और हमारे देश में जो टोटल 8 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसमें से 3 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो बिहार में पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि बिहार में जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा, और इसकी वजह से हमारे स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज़ करेगा। अगली न्यूज़ है क्लीन वाटर स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो बिहार को जो है तीसरी रैंक प्राप्त हुई है क्लीन वाटर स्टैंडर्ड्स में। तो देखिए, जो बिहार की स्कीम है हर घर नल का जल स्कीम, इसके तहत जो है बिहार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है इंडिया में इन द क्लीन वाटर स्टैंडर्ड्स। तो नीति आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट जारी की है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट है। ये 4th रिपोर्ट है नीति आयोग की, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार का जो स्कोर है वो 98% है। बिहार ने कई स्टेट्स को जो है पीछे छोड़ दिया है, और जो इंडिया का जो नेशनल एवरेज है उसको भी सरपास कर गया है बिहार। और क्लीन वाटर स्टैंडर्ड्स को टॉप किया है गोवा और हिमाचल प्रदेश ने, दोनों का जो स्कोर है वो 100% है। वहीं जो बिहार का स्कोर है वो 98% है। और पिछले साल बिहार को 3rd नेशनल वाटर अवार्ड जो दिया गया था इन द क्रिटिकल एरिया। अगली न्यूज़ है IIT रुड़की के बारे में। तो देखिए, रिसेंटली क्या हुआ था कि कई ढेर सारे जो ब्रिजेस हैं बिहार में वो कोलैप्स कर रहे थे। तो इसी को देखते हुए IIT रुड़की और जो बिहार की ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है उसके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, और इसके तहत ब्रिज की स्टडी की जाएगी। कुछ IIT के एक्सपर्ट्स होंगे जो इस ब्रिज को स्टडी करेंगे, और लगभग अभी तक जो है 6 ब्रिजेस की स्टडी की गई है, जैसे पटना में, समस्तीपुर, आरा, नालंदा और अरवल में जो है ब्रिजेस की स्टडी की गई है। और जो IIT रुड़की है वो बताएगा कि बिहार में जो ब्रिजेस हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो IIT रुड़की के द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया जाएगा ब्रिजेस को लेकर के, उनके जो है मेंटेनेंस को लेकर के, और बताया जाएगा कि कौन कौन से ब्रिजेस हैं जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो कुछ ब्रिजेस को प्रायोरिटी बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा और पहले उनको मेंटेन किया जाएगा।
तो इस रिपोर्ट में क्राइटेरिया बताया गया है कि कैसे किस ब्रिज को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। अगली न्यूज़ है मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। तो रिसेंटली पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा जो है 22 नए बेनिफिशियरी को अप्रूव किया गया है मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत। तो अब टोटल 191 बच्चे हो गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तो देखिए इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो बेनिफिशियरी होगा उसको 4,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे और लगभग 3 साल तक दिया जाएगा, या वो बच्चा 18 साल का हो जाता है तब तक। तो दोनों में से जो पहले आ जाएगा वो दिया जाएगा। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बच्चा है उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो किया जा सके। बात करते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए जो बच्चे की माता है वो विडो अगर है तो मिलेगा, डाइवोर्स्ड है, या अगर फैमिली के द्वारा जो है उसको छोड़ दिया गया है। इसके अलावा अगर बच्चा अनाथ है तो दिया जाएगा, और अगर बच्चे के माता पिता कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से सफ़र कर रहे होंगे तो ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर जो पेरेंट्स हैं वो फाइनेंशियली या फिजिकली इनकैपेबल हैं अपने बच्चे को पालने के लिए तो उस कंडीशन में भी ये पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो होमलेस हैं या कोई नेचुरल कैलामिटी के जो विक्टिम्स होंगे, जो चाइल्ड लेबर में बच्चे इंगेज हैं और जो चाइल्ड मैरिज का शिकार हैं, ऐसे बच्चों को भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं, HIV एड्स से अफेक्टेड हैं, डिसेबल्ड या ऐसे बच्चे जो मिसिंग हैं या घर से भाग गए हैं, ऐसे बच्चों को भी वात्सल्य योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो चाइल्ड बेगर्स हैं, जो वो रोड पे जो है भीख मांगते हैं या किसी तरीके से अब्यूज्ड या हैरेस्ड या एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन हैं, इनको भी जो है ये योजना का लाभ दिया जाएगा। बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में। तो जो परिवार की इनकम है वो 72,000 पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन रूरल एरियाज़, और 96,000 ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन अदर एरियाज़। और जो एप्लीकेशन है वो सबमिट किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास, विकास भवन में, गांधी मैदान में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पटना, चिल्ड्रन होम या अपना घर जो NGO है वहाँ पे ये एप्लीकेशन सबमिट किया जा सकता है। अगली न्यूज़ है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के बारे में। इसको जो है स्कॉच गोल्डन अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड जो है पावर सेक्टर में अच्छे काम करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए जो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था जिसका नाम था समस्त, यानी शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोजेक्ट। और ये अवार्ड जो है नई दिल्ली में प्रेजेंट किया गया था। और बिहार ऐसा पहला स्टेट है जिसने जो समस्त प्रोजेक्ट है उसके सभी मॉड्यूल्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। और जो स्कॉच अवार्ड है वो दिया जाता है गवर्नमेंट बॉडीज़ को, जिससे कि दो सरकारों के बीच में जो एक कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो, साथ ही साथ एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए एंड फॉर द गुड गवर्नेंस। अगली न्यूज़ है हाजीपुर के फुटवेयर के बारे में। तो देखिए हाजीपुर जो है वो सेकंड फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी है पटना के बाद। ठीक है, तो बिहार की सबसे तेज़ डेवलप होने वाली सिटी पटना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है हाजीपुर। तो देखिए रशियन आर्मी का जो सेफ्टी शू है वो मैन्युफैक्चर होता है हाजीपुर में। तो हाजीपुर में है कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट, और यहाँ से जो रशियन आर्मी का जो सेफ्टी शूज़ है वो यहाँ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इस शूज़ की रिक्वायरमेंट रहती है कि लाइट वेट होना चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए, और इसके जो सोल है उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए, और लगभग जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है ये भी उसको झेल जाए, यानी -40 डिग्री सेल्सियस में भी ये जूता जो है वो काम करे। तो देखिए जो बिहार की सरकार है वो मेनली स्टेट एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर रही है, और इसके तहत करीब 300 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसमें काम कर रही हैं। और इसके अलावा कुछ लग्जरी डिज़ाइनर शूज़ भी इनके द्वारा बनाए जाते हैं जो कि यूरोपियन मार्केट्स में जाते हैं, इटली, फ्रांस, स्पेन और UK में जाते हैं, और इनकी प्राइस लगभग 4,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये के बीच में है। अगली न्यूज़ है मेनका मलिक के बारे में। देखिए मेनका मलिक जो हैं इनको मैथिली, हिंदी, नेपाली साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड जो है वो दिया गया है, और ये दिया गया है इनको बेंगलुरु में। और मेनका मलिक जो हैं वो बिलोंग करती हैं मलिक तोले विलेज से, जो कि पड़ता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। और ये अवार्ड प्रेजेंट किया साहित्य अकेडमी प्रेसिडेंट माधव कौशिक ने, और इसके तहत इनको एक चादर दिया गया, एक मोमेंटो दिया गया और 50,000 रुपये कैश दिया गया है। और ये अवार्ड इनको दिया गया है एक नेपाली नावल को ट्रांसलेट करने के लिए इन मैथिली। तो इस नावल का नाम है नीलकंठ, जो कि एक नेपाली नावल थी, और इन्होंने इसको मैथिली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और जो ट्रांसलेटेड बुक है ये साहित्य अकेडमी में पब्लिश हुई थी इन 2021। नेक्स्ट न्यूज़ है अनिमा कुमारी के बारे में। तो अनिमा कुमारी जो हैं वो बिहार की रहने वाली हैं, और इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है इन द वर्ल्ड डेफ चेस चैम्पियनशिप, और ये जो है सर्बिया में हुआ था, बेलगाडे में। और अनिमा कुमारी जो हैं वो बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। अगली न्यूज़ है हॉकी टर्फ ग्राउंड के बारे में। तो देखिए बिहार में एक जो है हॉकी को लेकर के एक नया ग्राउंड बनाया जाएगा, और ये बनाया जाएगा राजगीर में। तो जो डायरेक्टर जनरल हैं बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी के रविचंद्रन शंकरन, इनके द्वारा कहा गया कि जो बिहार का पहला हॉकी ग्राउंड है वो राजगीर में जो है लगभग बन के तैयार हो चुका है।
अगली न्यूज़ है बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया बिम्स्टेक, और इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं बिम्स्टेक ग्रुप के वो आए थे, और इसको जो चेयर कर रहे थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। तो बिम्स्टेक के अंडर जो इंडिया की पॉलिसी है वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके अलावा सागर विजन भी इसमें आता है। बात करें किन किन विषय पर चर्चा की गई, तो कनेक्टिविटी को लेकर के, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ट्रेड एंड बिजनेसेस, हेल्थ एंड स्पेस कॉपरेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग पे जो है डिस्कशन हुआ। बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में, तो 1997 में बिम्स्टेक का गठन हुआ, और इसके जो मेंबर्स हैं उसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया और ऑस्ट्रिया के बारे में। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल नेमर जो हैं वो मिले थे वियना में। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मेनली फोकस कर रहे हैं अपने बाइलेटरल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे, और इसके तहत जो ग्रीन और डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रीन्यूएबल एनर्जी को, वाटर मैनेजमेंट, लाइफ साइंसेज, स्मार्ट सिटीज़, मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशंस। तो इन एरिया में काम करने के लिए जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है वो आगे वर्क करेंगे। तो दोनों लीडर्स के द्वारा जो है एग्री किया गया है कि दे विल अडॉप्ट अ स्ट्रेटजिक अप्रोच टू एनहांस बाइलेटरल कोऑपरेशन। और आगे आने वाले टाइम में कुछ पॉलिटिकल डायलॉग्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि दोनों की जो पार्टनरशिप है वो और बढ़ सके। अगली न्यूज़ है नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के बारे में। तो देखिए इस इंडेक्स को टॉप किया है उत्तराखंड और केरला ने। उत्तराखंड और केरला जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, और उत्तराखंड और केरला दोनों का जो स्कोर है वो है 79। वहीं सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है, ये सेकंड हाईएस्ट परफॉर्मर है, इसका जो स्कोर है वो 78 है। गोवा जो है थर्ड हाईएस्ट है और इसका स्कोर 77 है। बात करें सबसे वर्स्ट परफॉर्मर की तो वो बिहार है और इसका स्कोर 57 है। और सेकंड लोवेस्ट है झारखंड, इसका स्कोर है 62। और नागालैंड है थर्ड लोवेस्ट परफॉर्मर और इसका स्कोर है 63। बात करें अब यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, तो टॉप 5 परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरीज़ हैं चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार और दिल्ली। तो देखिए ओवरऑल जो स्कोर था इंडिया का 2020 और 21 में वो था 66, और 2023 और 24 में ये बढ़ के हो गया है 71। तो ये स्कोर जो कैलकुलेट किया जाता है वो टोटल 17 गोल्स को देखते हुए कैलकुलेट किया जाता है। जैसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पाँचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन, और 14वां है लाइफ बिलो वाटर, 15वां है लाइफ ऑन लैंड, 16वां है पीस एंड जस्टिस, और 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 17 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये स्कोर जो है कैलकुलेट किया जाता है। अगली न्यूज़ है डीडी रोबोकॉन के बारे में। तो देखिए आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ये दोनों मिलके एक 2 दिन का रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे, और इसका नाम है डीडी रोबोकॉन, और ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा त्यागराज स्टेडियम में जो कि दिल्ली में पड़ता है। और इस कंपटीशन में 45 कॉलेज के लगभग 750 स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे ऑल ओवर इंडिया से। और कंपटीशन में क्या किया जाएगा कि जो रोबोट्स लोग लेके आएंगे उसको एक टास्क दिया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सा रोबोट जो है कितनी जल्दी वो टास्क पूरा करता है, और जो टीम जीतेगी उनको मौका मिलेगा एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा वियतनाम में। तो डीडी रोबोकॉन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके टेक्निकल स्किल्स को डेवलप किया जाए, इनोवेशन को और उनके टीम वर्क को डेवलप किया जाए, और साथ ही साथ उनको एक विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन जो है मिल सके इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। अगली न्यूज़ है संविधान हत्या दिवस के बारे में। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है 25 जून को संविधान हत्या दिवस, और इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि एक ट्रिब्यूट जो है पे किया जाए जो इमरजेंसी के टाइम में, यानी जो इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, तो जो उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए थे या जो उनके ऊपर जो कार्रवाई वगैरह हुई थी, तो एक तरह से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो देखिए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी इम्पोज किया गया था, और उसमें बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया था, और जो मीडिया है उसको भी सप्रेस किया गया था। तो ये हमारे इंडिया की तीसरी नेशनल इमरजेंसी थी। पहली 1962 में लगी थी जब चाइना और इंडिया के बीच में वॉर हो रहा था, और दूसरी लगी थी 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा था। तो ये दोनों बार वॉर की वजह से ही इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन ये वाली जो इमरजेंसी थी ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से।
और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कई अपोजिशन लीडर को अरेस्ट किया गया और जो इलेक्शन थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया और जो प्रेस थी उसको भी सेंसर कर दिया गया और उसके फ्रीडम को सप्रेस कर दिया गया। तो जो 25 जून होगा वो संविधान हत्या दिवस के रूप में हर साल मनाया जाएगा। अगली न्यूज़ है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के बारे में। तो रिसेंटली जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ, इसके द्वारा लगभग 84,190 चिल्ड्रन को जो है रेस्क्यू किया गया है अंडर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। और ये काम 7 सालों में किया गया है। 2018 से लेकर 2024 के बीच में जो है लगभग 84,119 चिल्ड्रन जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं। तो इस ऑपरेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बच्चों को रेस्क्यू करना, इंक्लूडिंग रनवेज, ऐसे बच्चे जो भाग चुके हैं, जो मिसिंग हैं, जो पीछे छूट गए हैं या जिनको किडनैप कर लिया गया है या जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, या ऐसे बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, तो उनको जो है रेस्क्यू करना इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था। नन्हे फरिश्ते स्टार्ट किया गया था ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। अगली न्यूज़ है जेएनयू के बारे में। तो जेएनयू जो है वो इस्टेब्लिश करेगा हिंदू, बौद्ध और जैन स्टडीज़ के लिए सेंटर। तो ये 3 नए सेंटर जो हैं इस्टेब्लिश किए जाएंगे अंडर द स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़। और इसको अप्रूवल दिया गया है जेएनयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा 29 मई को। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो एक बार आप जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके पहले देखिए जो डीयू है, दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा एक सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था हिंदू स्टडीज़ के लिए। अगली न्यूज़ है गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड के बारे में। तो रिसेंटली इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये इवेंट जो है इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप, ये कंडक्ट किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि रशिया में पड़ता है। और इनके द्वारा जो है एक 12 फुट लंबा स्कल्पचर बनाया गया था और इसमें जो है एक बालू का बना हुआ चैरियट था, रथ था। और इसके अलावा लॉर्ड जगन्नाथ और बलराम दास जो है वो बालू के द्वारा जो है बनाया गया था, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और सुदर्शन पटनायक को इसके लिए गोल्ड मेडल दिया गया है। इसकी जो थीम थी हिस्ट्री, माइथोलॉजी और फेरी टेल्स। और इसमें टोटल 21 मास्टर सैंड स्कल्पचर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था पूरे वर्ल्ड में, और जो पटनायक थे वो केवल एकमात्र पार्टिसिपेंट थे इंडिया से। अगली न्यूज़ है ज़ीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन के बारे में। तो रिसेंटली नीति आयोग और आईआईएम बेंगलोर, इसके अलावा स्मार्ट फ्रेट सेंटर, कालस्टार्ट और WRI इंडिया, और ये लोग मिलकर लॉन्च करेंगे नीति गियर स्विफ्ट चैलेंज। और ये एक पार्ट होगा ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव का। और इसके तहत ऐसे ट्रक जो है वो डेवलप किए जाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स होंगे, यानी बिल्कुल एमिशन जो है वो कॉज नहीं करेंगे। तो इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो कार्बन का एमिशन है उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि लगभग 55% जो एमिशन है इंडिया का वो डीजल कंजप्शन की वजह से आता है, और 40% जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से आता है। तो इसी को कम करने के लिए जो है ये ज़ीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन जो है वो लाया गया है। तो धीरे धीरे इंडिया जो है वो जीरो एमिशन व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है। अगली न्यूज़ है नीति आयोग को जो है रिकन्स्टिट्यूट किया गया है। तो इसके चेयरमैन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो VK सारस्वत, रमेश चंद्र, VK पॉल, अरविंद विरमानी। बात करें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ भी थे। टोटल लगभग 11 यूनियन मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, और हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं HD कुमारस्वामी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं चिराग पासवान। तो इनको मिला के लगभग 11 यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने 100 मिलियन जो है फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए हैं एक्स पे, और सोशल मीडिया साइट पे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले अब ये लीडर जो है वो बन चुके हैं। अगली न्यूज़ है कि इंदौर ने जो है वो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इंदौर के द्वारा लगभग 11 लाख जो है सैपलिंग एक सिंगल डे में प्लांट किए गए हैं। कहाँ पे? तो रेवती रेंज में किए गए हैं, और एक टीम इसके लिए गठित की गई थी, और 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 11 लाख सैपलिंग जो है वो प्लांट किए गए। अगली न्यूज़ है BSNL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नियुक्त किए गए हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। नेक्स्ट है चेतदा बेल व्यवस्था। ये जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार रिसिपिएंट हैं संस्कृति मिश्रा। इनके द्वारा जो है विद्यापति भवन में एक किताब जो है लॉन्च किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर रचना विधि, ये एक साइंटिस्ट हैं जो कि बिहार छपरा से बिलोंग करती हैं। इनको सेलेक्ट किया गया है हॉल ऑफ द फेम ऑफ US यूनिवर्सिटी के लिए, और इनकी एक पिक्चर जो है वो लगाई जाएगी USF रिसर्च पार्क में, जो कि तंपा फ्लोरिडा में पड़ता है। नेक्स्ट है इंडिया के टॉप 5 ब्रांड्स में शामिल हो गए हैं गूगल पहले स्थान पे, दूसरे पे टाटा मोटर्स, तीसरे पे अमेजॉन, चौथे पे जियो और पाँचवें पे है एप्पल। अगली न्यूज़ है हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा जो है वो अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा सरकारी नौकरियों में।
इसके अलावा जो और सर्विसेज हैं उसमें एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। अगली न्यूज़ है पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के बारे में। तो देखिए जस्टिस आलिया नीलूम ये जो हैं पहली चीफ जस्टिस बन गई हैं लाहौर के हाई कोर्ट की, और इस पोजीशन को होल्ड करने वाली ये पहली वुमेन है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया जो है वो होस्ट करेगा फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, तो गोवा में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा अलॉन्ग साइड द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगली न्यूज़ है कि जो गीतानाथ नौसेना हैं ये दूसरी बार लिथुआनिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। नेक्स्ट है सुमन सिन्हा। सुमन सिन्हा जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एलियंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स के चेयरपर्सन। अगली न्यूज़ है एक बुक के बारे में, बापू इन बिहार गांधीज पिलग्रिमेज इन सर्च ऑफ ट्रुथ। ये किताब जो है वो पब्लिश की गई है अनिल कुमार जी के द्वारा, जो कि चीफ पोस्ट मास्टर हैं बिहार पोस्टल सर्किल में। नेक्स्ट है रोबर्टा मेट्सोला, ये जो हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की दूसरी बार प्रेसिडेंट जो हैं वो चुनी गई हैं। नेक्स्ट है जो इलॉन मस्क हैं टेस्ला के सीईओ, इन्होंने अनाउंस किया कि ये जो है हेडक्वार्टर को अपने रिलोकेट कर रहे हैं। जो स्पेस एक्स कंपनी है और जो एक्स ट्विटर जो था वो उसको जो है उसका हेडक्वार्टर चेंज कर रहे हैं और चेंज करके टेक्सास में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।